पानी की बोतल है ना। गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग 8:06। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आवाज़ वीडियो शायद आ रही होगी, वीडियो मैं देख भी पा रहा हूँ, लेकिन ऑडियो को लेकर के एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि इफ़ द ऑडियो इज़ गुड, और फिर हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों के चैट को नहीं देख पा रहा हूँ, तब तक मैं आज के थीम को लिख दूं। हम लोग अभी भी हैबिटेट प्रोटेक्शन वाले टॉपिक में हैं, और हैबिटेट प्रोटेक्शन वाले टॉपिक में आज सबसे पहले बात करेंगे अलग अलग तरीके के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स की, और उसको अच्छे से समझने के बाद हम लोग उसी के साथ हम लोग सैक्रेड ग्रोव भी देखेंगे, क्योंकि सैक्रेड ग्रोव एक जुड़ा हुआ टॉपिक है। और अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इंडिया में तटीय क्षेत्रों के रेगुलेशन को लेकर के, कोस्टल एरिया को के रेगुलेशन को लेकर के इंडिया में क्या सिस्टम है ये भी समझेंगे, लेकिन उसकी बारी बाद में, और वो टाइम मिलने पर डिपेंड करेगा। मैसेज आना शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। एक बार फिर से आप लोगों के गुड मॉर्निंग वाले मैसेज चल रहे हैं, और आज क्लास में बैठने के पहले ही अपने आप से आप लोग प्रॉमिस कर लीजिए कि बिल्कुल भी चैट पर किसी भी रेलेवेंट सवाल के अलावा कुछ भी मुझे दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेट भी 24, लेक्चर भी 24। अच्छा, लेक्चर तो मैं नहीं गिनता हूं, हाँ डेट 24 तो है, राइट। तो कल का मैंने पीडीएफ शेयर कर लिया है। कल वाली पीडीएफ में एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई थी कि एक ही पीडीएफ में इंग्लिश भी था, हिंदी भी था, ऊपर नीचे हर सेक्शन का इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी। तो मैं कहूँगा कि आप लोग डायरेक्टली उसका प्रिंट आउट ना निकलवाएं, उसका यूज़ करके आप लोग अपने लिए नोट्स बना लें। और नेशनल पार्क का जो टेबल मैंने दिया है, अपडेटेड टेबल, नेशनल पार्क के उस अपडेटेड टेबल को आप एज अ रेफरेंस अपने पास हमेशा रखेंगे, अपने पास सेव कर लें उस पीडीएफ नोट्स को। लेकिन प्रयास ये रखिएगा कि कल हमने जो कुछ भी डिस्कस किया था, उस डिस्कशन के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, और अब जो पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वो डिस्क्रिप्शन है जो बिल्कुल उससे मैच करता है जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से अपने खुद के नोट्स बना लें। दिन में अगर आप 1 घंटे का भी समय आज निकाल लेंगे तो वो भी नोट्स आपका बन जाएगा। आज की क्लास के बाद कोई भी पीडीएफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। आज की क्लास के बाद कोई भी पीडीएफ नहीं है, बोर्ड वर्क आपके साथ शेयर होगा, और साथ ही साथ मेरे साथ आप क्लास में आज आप लिखते रहेंगे। तो हम लोग भारत के पर्यावास क्षेत्रों, खासतौर पे इम्पॉर्टेंट पर्यावास क्षेत्रों, मतलब कि हैबिटेट एरियाज के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन की बात करते हुए सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी में ही बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ली थी, है ना? तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारा किया हुआ है। हमने वाइल्ड लाइफ के लिए जो प्रोटेक्टेड एरियाज का इंडिया में एक नेटवर्क बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जिसमें नेशनल पार्क, सैंक्चुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, ये 4 आते हैं। इन चारों को भी हमने कल काफ़ी अच्छे से कर लिया। उसकी पीडीएफ भी अब ऑलरेडी आपके पास है। आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत में फॉरेस्ट एरियाज को हम किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें 4 कॉन्सेप्ट समझने हैं वो पहले हम लोग देख लेते हैं। 4 जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो कॉन्सेप्ट हैं, इधर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला है आरक्षित वन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरे को हम कहते हैं संरक्षित वन, मतलब कि प्रोटेक्टेड
फॉरेस्ट्स, और तीसरा कहलाता है ग्राम वन या विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के संरक्षित वन हमारे देश में हैं। हालांकि यहाँ पे संरक्षित लिखना बहुत अच्छा चॉइस ऑफ वर्ड नहीं है। संरक्षित लिखना बहुत अच्छा चॉइस ऑफ वर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने संरक्षित को कैसे यूज किया है, संरक्षित को इन तीनों को कवर करने के लिए यूज किया है। संरक्षित को एक ब्रॉड टर्म के रूप में यूज किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि अगर आप संरक्षित को एज अ ब्रॉड टर्म आप यूज कर रहे हैं, तो संरक्षित वन एक कैटेगरी कैसे हो सकती है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे वर्ड का चॉइस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन दिमाग में एक चीज बिठा के रखिएगा कि इंडिया में जब हम फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो इंडिया में फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन को लेकर के आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन, ये तीन चीजें आती हैं। जिस तरह से हमने देखा कि हमारे देश में वन्य जीवों को लेकर के, वाइल्ड स्पीसीज को लेकर के जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का सिस्टम है, उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविजंस के अंडर एस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब कि चाहे वो नेशनल पार्क हो या सैंक्चुरी हो या कम्युनिटी रिजर्व हो या कंजर्वेशन रिजर्व हो, ये सब कैसे एस्टेब्लिश होते हैं हमारे कंट्री में। तो ये सब के एस्टेब्लिश होने का एकमात्र तरीका है कि ये सब के सब एस्टेब्लिश होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविजंस के अंडर। ये प्रोविजंस क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल्स को तय करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को कब कंसल्ट करेंगे, कौन किस चीज को नोटिफाई करेगा, प्रोसेस क्या फॉलो की जाएगी, प्रोसेस को फॉलो करने में क्या क्या ऑफिसेज एस्टैब्लिश किए जाएंगे, जैसे बंदोबस्ती के एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, वगैरह वगैरह, सब कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में यह भी बताया गया है कि किस एरिया में क्या क्या प्रतिबंधित है, किस एरिया में क्या क्या चीजें नहीं की जा सकती हैं। बिल्कुल उसी तर्ज पर इंडिया में जब हम फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो बिल्कुल उसी तर्ज पे फॉरेस्ट एक्ट 1927 आता है, जिसके तहत ये तीनों तरह के फॉरेस्ट हमारे देश में नोटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं, ये भारतीय वन अधिनियम, ये पेन थोड़ा सा ज्यादा फाइन हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम, ये ब्रिटिश टाइम का लॉ है। इसको हम कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। नाइनटीन 1927, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इनका वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण का मतलब है इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व है, कौन सा फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड है और कौन सा फॉरेस्ट जो है वो विलेज फॉरेस्ट है। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत इसकी नोटिफिकेशन भी की जाती है। नोटिफिकेशन की हिंदी होती है अधिसूचना। तो सबसे पहले तो एक बात ये हो गई कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रोविजंस के तहत इस तरह के वनों का वर्गीकरण करती आई है। अब तो आप मान के चलिए कि इंडिया में जितने फॉरेस्ट हैं उन सब का एक तरह से वर्गीकरण हो चुका है। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट ही हैं शायद उनका वर्गीकरण नहीं हुआ हो, उनकी क्लासिफिकेशन नहीं हुई हो। अदरवाइज जितने भी फॉरेस्ट हैं उन सब की क्लासिफिकेशन हो चुकी है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो एक पर्टिकुलर टाइप के फॉरेस्ट के रूप में ही दर्ज हैं। इन अदर वर्ड्स कि ये फॉरेस्ट एरिया रिजर्व फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड है, ये विलेज फॉरेस्ट में आता है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो दर्ज है। और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो दर्ज होने का जो प्रोसेस रहा, वो प्रोसेस
फॉरेस्ट एक्ट 1927 के प्रोविजंस के तहत ही फॉलो किया गया है। अंडरस्टूड? तो आप इतना देख लीजिए। वर्गीकरण का मतलब बंटवारा नहीं होता है, वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, कि अगर आपके सामने ये फॉरेस्ट है तो आप ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन से टाइप का फॉरेस्ट इसको नोटिफाई किया जाए। क्या ये रिजर्व फॉरेस्ट होगा, क्या ये कंजर्व्ड फॉरेस्ट होगा, या फिर ये विलेज फॉरेस्ट के अंडर में आएगा। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन। सर नेशनल पार्क्स में पीएज भी होते हैं, पीएज का मतलब क्या है, जरा फुल फॉर्म बताओ तो मैं बताता हूं। शिवानी वही तो पढ़ाने आए हैं, राइट? कि आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बीच क्या अंतर है, राइट? इट इज डन। ओके, सो ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंडर में इसकी क्लासिफिकेशन होती है इन तीनों की, और इन तीनों की नोटिफिकेशन भी होती है। और ये जो क्लासिफिकेशन और नोटिफिकेशन की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है सामान्यतः राज्य सरकारों के द्वारा। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, नॉर्मली डन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, नॉर्मली डन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। ऑल राइट। अच्छा अब सुनो। सो स्टेट गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में लैंड का मामला आता है। और जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझो कि स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों ये नॉर्मली नोटिफाई करती है। तो उसका रीजन ये है कि लैंड का मैटर स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो उसके पहले हम उस लैंड पर गवर्नमेंट के कंट्रोल को डिसाइड करते हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया है या ये फॉरेस्ट लैंड है। जब एक बार गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई भी लैंड फॉरेस्ट एरिया के फॉर्म में दर्ज हो जाता है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट लैंड है, तभी उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। और चूंकि लैंड स्टेट का मैटर है, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन भी स्टेट के द्वारा नॉर्मली की जाती रही है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि इंडिया में सारे फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन हो चुकी है, ऑलमोस्ट कह लो 95-97% फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन हो चुकी है हमारे कंट्री में। अंडरस्टूड? इसलिए हम मान के चलें कि स्टेट गवर्नमेंट का यहां पर प्राइमरी रोल शुरू से ही रहा है। तो अब हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है कि फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत कोई लैंड फॉरेस्ट एरिया के रूप में दर्ज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी लैंड फॉरेस्ट एरिया के रूप में दर्ज हो सकता है। ठीक है, और वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कहां ये दर्ज होगा? ये स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा। तो इसके नीचे आप लिख लीजिए फॉरेस्ट एरिया के रूप में दर्ज हो सकता है। तो इसी के नीचे लिख लीजिए कि राज्य सरकारों के
भू राजस्व विभाग के रिकॉर्डों में, राज्य सरकार के भू राजस्व विभागों के रिकॉर्डों में, कि ये कहां दर्ज हो रहा है, तो राज्य सरकारों के भू राजस्व विभाग के रिकॉर्डों में। इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, रिकॉर्डेड इन द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डेड इन द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट्स। डन, यहां तक क्लियर है? एक बार डन बता दीजिए। मैं जरा पानी ले लूं। तो हर स्टेट जो है ना, उनका एक अपना लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट होता है, जहां पे कौन सा जमीन किसका है, किस जमीन पे कितना टैक्स देना है, किसको देना है, वगैरह वगैरह, तो वो दर्ज होते रहता है। डन। अब हम आते हैं, फॉरेस्ट एरिया के रूप में दर्ज हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसके ओनरशिप की बात करें, तो फॉरेस्ट एरिया के रूप में रिकॉर्ड होने का मतलब यह नहीं है कि इसका ओनरशिप जरूरी से गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में आ जाए, यह जरूरी नहीं है। तो अब अगर हम ओनरशिप की बात करें, तो यह हो सकता है कि इस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओनरशिप हो जाए, मतलब कि वन विभाग की ओनरशिप हो जाए। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये हो सकती है प्राइवेट और कम्युनिटी ओनरशिप हो, मतलब कि निजी या सामुदायिक इसकी ओनरशिप हो। तो जब ये फॉरेस्ट एरिया के रूप में ठीक है, जब ये फॉरेस्ट एरिया के रूप में दर्ज हो गए, तो जरूरी नहीं है कि उसकी ओनरशिप सिर्फ गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होगी। ये पॉसिबल है कि इसकी ओनरशिप जो है वो अभी भी प्राइवेट या सामुदायिक स्तर पे, पूरे गांव के स्तर पर इसकी ओनरशिप हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये निशिका पूछ रही है नेशनल पार्क में पीए भी होते हैं, पीए क्या होता है? पीए आप लिख करके एक बार फुल फॉर्म बताइए, फिर उसको हम क्लियर करें। ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड एरिया की बात आप कर रहे हैं, तो नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया का एक तरीका हो सकता है, एक तरीका है, हो सकता क्या है। अब निजी और सामुदायिक हम कहां देखते हैं? निजी और सामुदायिक हम देखते हैं मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में। फिर हम देखते हैं अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ये दो जगह अभी भी बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में फॉरेस्ट एरिया के रूप में दर्ज है, लेकिन ओनरशिप आज भी प्राइवेट है, या ओनरशिप आज भी गांव के पास एक सामुदायिक लेवल पे है।
लेकिन अगर हम इन दो हिस्सों की बात छोड़ दें, बाकी भारत में अगर ये फॉरेस्ट एरिया है, 99% ये फॉरेस्ट एरिया गवर्नमेंट के फॉरेस्ट लैंड के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत आता है। ठीक है। सर जी, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड कंजर्व्ड फॉरेस्ट आर डिफरेंट। बिल्कुल सूरज, ये अलग हैं और आज हम लोग देखने भी जा रहे हैं। राइट। सर, केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाती है, केंद्र से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी अधिग्रहण करते समय। ये सामान्यतः अधिग्रहण की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सब कुछ बहुत पहले ब्रिटिश टाइम में ही सर्वे होकर के सरकार का अधिग्रहण हो चुका है। इस पर कोई भी प्राइवेट कंट्रोल रहा ही नहीं। और ब्रिटिश डिपार्टमेंट ने 1800s में ही 1896 से फॉरेस्ट को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था। और धीरे 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 करते करते लगभग पूरे इंडिया के फॉरेस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। और दूसरा कि नॉर्थ ईस्ट एरिया उस समय बहुत मुश्किल से ब्रिटिश के सर्वेयर, ब्रिटिश के ऑफिसर जा सकते थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट एरिया के फॉरेस्ट को वो लोग कैप्चर नहीं कर पाए। ब्रिटिश का इंटरेस्ट फॉरेस्ट को कंजर्व करने का नहीं था। ब्रिटिश का इंटरेस्ट था फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को निकालना, उनमें से ज़्यादातर रिसोर्सेज को ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल वर्क के लिए इंडिया से भेजना। बर्मा से और इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फॉरेस्ट रिसोर्सेज ब्रिटिश ने लेकर के उसको सी रूट से ब्रिटेन भेजने का काम बहुत लंबे वक्त तक किया था। ये तो आश्चर्य की बात है कि ब्रिटिश के जाने के बाद भी हमारे पास इतना फॉरेस्ट बचा रहा। अदरवाइज ये भी फॉरेस्ट शायद वो खत्म ही करके जाते। राइट। तो फॉरेस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है और फॉरेस्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है। मैं बस ये कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रहा था कि फॉरेस्ट के लिए लैंड का एक्विजिशन जरूरी नहीं है। फॉरेस्ट के लिए उस लैंड को लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो फॉरेस्ट है। अगर हम बाकी भारत की बात कर लें तो 99% फॉरेस्ट ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड के दायरे में आती है। और कुछ फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड में नहीं आती वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दायरे में आती है। जब आप हाईवे के किनारे किनारे बहुत सारे ट्रीज देखते हैं तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा लगाए गए ट्रीज हैं। इसी तरह से जब आप रेलवे लाइनों के बगल में ट्रीज देखते जाते हैं, किलोमीटर किलोमीटर तक ट्रीज लगे हुए हैं, तो वो रेलवे के लैंड पर उस तरह का एफॉरेस्टेशन किया गया है। लेकिन है अंततः गवर्नमेंट के पास ही, लेकिन मोस्ट ऑफ द लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। और अगर ये प्राइवेट ओनरशिप या कम्युनिटी ओनरशिप में है तो भी यहाँ पे प्राइवेट ओनर को या कम्युनिटी को पेड़ों को काटने की या इस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की या इस फॉरेस्ट लैंड को किसी और पर्पस से यूज करने की कोई परमिशन नहीं मिल जाती है। ये सारे परमिशंस जो हैं आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेने पड़ेंगे, अदरवाइज ये परमिशन आपको नहीं मिलने वाले। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सर, इसमें प्राइवेट ट्री पर भी सरकार का, बिल्कुल प्राइवेट ट्री पर भी सरकार का कंट्रोल होता है। हम लोग उसको ज़्यादातर हिस्सों में फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाह ले तो आपको एक ट्री को कट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, एक ट्री को कट करने के लिए। ठीक है। तो मुख्यतः इन दो हिस्सों में अब है। बाकी ये वन विभाग के दायरे में आता है। वन विभाग के दायरे में जो आता है इसका वर्गीकरण, इसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। इसकी क्लासिफिकेशन में हम आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, ये क्या हुआ?
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, और लास्ट में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड का मतलब है अवर्गीकृत, कि जिसका कि वर्गीकरण नहीं हुआ है उसको हम कहते हैं अवर्गीकृत। ठीक है, तो जो वन विभाग के कंट्रोल में है उसी को हम रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, विलेज और अवर्गीकृत में हम रख सकते हैं। जब प्राइवेट ओनरशिप में फॉरेस्ट को यूज नहीं कर सकते तो प्राइवेट फॉरेस्ट रखने का क्या फायदा? वेल, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने उसका पूरा प्लान आप दे सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको गाइड कर देगा कि कब किस ट्री को काटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मना करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने अपने जमीन पर साल के पेड़ लगाए या टीक के पेड़ लगाए, ठीक है, तो आपका पर्पस ही है कि जब ये टीक के पेड़ बड़े हो जाएंगे या साल के पेड़ बड़े हो जाएंगे तो आप इनको काट करके बेच सकें और उसका फायदा आप कमा सकें। आपका पर्पस ही यही है। अब सवाल उठता है कि साल के फॉरेस्ट जो आपने लगाए या टीक का जो फॉरेस्ट आपने लगाया उसको काटने का प्रोसेस क्या होगा? तो उसको काटने का प्रोसेस ये है कि आप अपने प्लांटेशन को, जो पूरा का पूरा आपने बागान लगाया है, उसको प्लांटेशन कहते हैं। तो आप अपने प्लांटेशन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाकर के और रजिस्टर कराएंगे कि ये मेरा एक प्लांटेशन है। आप बताएंगे कि कब कितने पेड़ लगाए गए हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस बेसिस पर एक आपके लिए फेलिंग प्लान अप्रूव करेगा। फेलिंग का मतलब क्या होता है कि आप पेड़ों को काट रहे हैं इस भरोसे के साथ कि आप उनकी जगह पर नए पेड़ या तो लगाने वाले हैं या किसी दूसरे हिस्से में, उसी बागान के दूसरे हिस्से में नए पेड़ आपने कुछ साल पहले लगा दिए और ये जो पुराने वाले पेड़ हैं, अब जब नए वाले पेड़ एक साइज तक आ गए तब आप पुराने वाले पेड़ों को काट रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जमीन पर जो फॉरेस्ट आपने लगाया है उसमें एक भी पेड़ को काटने की परमिशन नहीं है, लेकिन आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास लेकर जाना होगा। उसके आते हैं लोग, सर्वे करके जाते हैं, फिर आपका फिलिंग प्लान अप्रूव किया जाएगा कि आप इतने साल के बाद इतने ट्रीज काट सकते हैं, बशर्ते कि इतने ट्रीज आप लगाने वाले हैं, लगा चुके हैं, वगैरह वगैरह, और तब फेलिंग की जाती है। फेलिंग का मतलब गिराना। तो काटने के प्लान को अप्रूव कराना पड़ता है। क्लियर? अनवारुल कह रहे हैं कटहल के पेड़ को काटने का 3,000 जुर्माना भरना पड़ा था। जुर्माना तो अलग बात है, अगर लीगल जुर्माना भरा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रिश्वत दी गई हो, उन्होंने रिश्वत आपसे मांग लिया हो, तो वो बहुत गलत बात है। ठीक है सर, पेड़ों पर रेड, व्हाइट, येलो कलर होता है तो उनका मतलब क्या होता है? वो अलग अलग स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग उसको मार्क करके जाते हैं। ठीक है, क्लियर? गांव में बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। आई नो कि बहुत से लोग नहीं करते। मैं आपको बस ये बता रहा था कि लॉ क्या कहता है। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्लासिफिकेशन पे। सारी चीजें समझ गए हैं, अब हम लोग क्लासिफिकेशन पे आते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं फॉरेस्ट एक्ट 1927 क्या है? फॉरेस्ट एक्ट 1927 भारत का एक ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट को नोटिफाई किया जाता है, उसकी बाउंड्रीज तय की जाती हैं, उसको क्लासिफाई किया जाता है, फॉरेस्ट के कंट्रोल के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर किसका कितना कंट्रोल होगा वो तय किया जाता है, और लास्टली अगर इसके प्रोविजंस का हनन होता है तो उसके लिए क्या किस तरह के जुर्माना की व्यवस्था है, पेनाल्टी की व्यवस्था है, वो भी तय किया जाता है। तो ये सब कुछ इंडिया के फॉरेस्ट एक्ट के तहत आता है। अब हम आते हैं आरक्षित वनों पर।
रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। रिजर्व फॉरेस्ट के साथ जो सबसे पहली बात है, कि अगर हम इसके संरक्षण की बात करें, इसके ऊपर नियंत्रण की बात करें, तो सरकार का सबसे ज्यादा नियंत्रण यही होता है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट नाम सुन के लगता है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता होगा, लेकिन नहीं, ये पूरी तरह से रिजर्व है। इस पर सरकार का एकाधिकार है। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश लेकर आए थे। ये उन फॉरेस्ट की बात कर रहे थे। ब्रिटिश की नीयत थी फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन। तो ब्रिटिश उन फॉरेस्ट को खास तौर पर रिजर्व फॉरेस्ट कह रहे थे, जहां पर बहुत ज्यादा संसाधन हैं उनके मतलब के। रिजर्व कह करके यहां पर उन्होंने सरकार का एकाधिकार, सिर्फ सरकार का नियंत्रण यहां पर स्थापित कर दिया। आसपास के या गांव जो वनों के अंदर बसे हुए थे, उनके अधिकारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया कि इन फॉरेस्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है। यहां पर न तो आपके मवेशी चारा के लिए आ सकते हैं, ना यहां से आप कुछ भी इकट्ठा कर सकते हैं। खास तौर पे अगर गांव वगैरह या छोटे मोटे टोले हैं, तो उनको भी यहां से निकालने का काम किया गया है हमारे देश में। रिजर्व फॉरेस्ट पर सर्वाधिक नियंत्रण होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और यह व्यवस्था आज भी बनी हुई है। रिजर्व फॉरेस्ट अगर वो है, तो उस पर सेंचुरी भी नहीं नोटिफाई हो सकता है। नेशनल पार्क नोटिफाई हो सकता है अगर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड तय कर ले, तो ये कल के नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन सेंचुरी आप रिजर्व फॉरेस्ट पर नोटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर्वाधिक नियंत्रण के तहत, अंडर मैक्सिमम कंट्रोल। ठीक है, लगभग सभी गतिविधियां स्वतः प्रतिबंधित, जब तक कि किसी गतिविधि की स्पष्ट अनुमति न हो। किसी गतिविधि की अनुमति ना हो, मतलब कि क्या क्या यहां पर अलाउड है, वो एक छोटा सा लिस्ट बन सकता है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तय करेगी कि इस एरिया में क्या क्या अलाउड है, और जिसका भी नाम नहीं आया अलाउड में, वो ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि वो यहां पर प्रतिबंधित एक्टिविटी है, वो काम आप यहां पर नहीं कर सकते हैं। तो रिजर्व फॉरेस्ट में एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट दोज विच आर क्लियरली परमिटेड। अगर वो रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, तो आप मान के चलिए कि सारी एक्टिविटीज, जो आपकी हमारी सारी एक्टिविटीज हैं उस क्षेत्र में, वो पूरी तरह से बैन हो जाती हैं, एक्सेप्ट वो एक्टिविटी जिसको कि अलग से क्लियर तरीके से अनुमति दी गई है। ठीक है, तो इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं। ऑल एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड except those specifically permitted।
कि वो सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिट हैं जिनकी अलग से क्लियर परमिशन नहीं दी गई है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रिजर्व फॉरेस्ट का क्या है और इसकी स्टोरी, बैक स्टोरी क्या है। रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। रिजर्व फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था और उसका पर्पस था कि भारत के जो प्रचुर संसाधन वाले वन हैं उन पर सरकार का एकाधिकार स्थापित करना। ऑल राइट, तो आप इसके नीचे एक हाथ से लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप अपने हाथों से लिख लीजिए इसको। मैं बोल देता हूं, आरक्षित वनों का, आरक्षित वनों का तंत्र ब्रिटिश सरकार के वन विभाग के द्वारा स्थापित किया गया था। आरक्षित वनों का तंत्र ब्रिटिश सरकार के वन विभाग के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य संसाधन समृद्ध वनों पर, इसका मुख्य उद्देश्य संसाधन समृद्ध वनों पर सरकार का एकाधिकार स्थापित करना था। सरकार का एकाधिकार स्थापित करना था कि भारत में जितने भी संसाधन समृद्ध वन हैं उन पर सरकार का एकाधिकार हो जाए ताकि संसाधनों को एक्सप्लॉइट करने में, उनके दोहन में सरकार को कहीं भी कोई अड़चन ना आए। ये उनका डिजाइन था। ब्रिटिश को भारत के वनों के संरक्षण से जीरो मतलब था, कोई मतलब उनको था नहीं। इंग्लिश में इसी चीज को लिख लीजिए। द सिस्टम ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट्स was created by the system of reserved forests was created by the British government forest department was created by the British government forest department to establish total control of the government, to establish the total control of the government on India's resource rich forests, on India's resource rich forests. डन हो गया। सो ये हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो गया। अब हम आते हैं अगले पे जिसको हम कहते हैं संरक्षित वन, कंजर्व्ड फॉरेस्ट। वन विभाग का नियंत्रण पर कई प्रकार की एक्टिविटीज पर छूट।
वन संरक्षण के उद्देश्य से कई गतिविधियां प्रतिबंधित। तो संरक्षण के पर्पस से कई सारी एक्टिविटीज यहां पर प्रतिबंधित रहती हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि संरक्षण के पर्पस से कई तरह की एक्टिविटीज यहां पर प्रतिबंधित रहेंगी, लेकिन कई प्रकार की गतिविधियों पर छूट भी होती है। ठीक है। तो यहां पर संरक्षित वन के बारे में कहा जाता है कि इनका मेन पर्पस है फॉरेस्ट कवर को मेंटेन रखना। मुख्य उद्देश्य है फॉरेस्ट के क्षेत्र को, फॉरेस्ट के कवर को बनाए रखना। मुख्य उद्देश्य है फॉरेस्ट कवर को बनाए रखना, वृक्षों और अन्य संसाधनों का जहां तक हो सके संरक्षण। तो अगर हम ऐसे देखें तो रिजर्व फॉरेस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, अगर हम ऐसे देखें तो रिजर्व फॉरेस्ट के कंपैरिजन में यहां पर थोड़ी ज्यादा छूट मिली हुई है। कई तरह की गतिविधियों की छूट है, कई उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर अलग अलग फॉरेस्ट में कुछ हद तक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करने का काम गांव के लोगों को दे दिया जाता है कि तुम लोग करके और बेच सकते हो, अपना फायदा कमा सकते हो। कई ऐसे महीनों में जहां पर आसपास के गांवों में मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर घास वगैरह को काटने की भी अनुमति मिल जाती है। छोटे मोटे कारणों के लिए जैसे जलावन की लकड़ी वगैरह इकट्ठा करनी है तो उसकी भी इजाज़त मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर एक्टिविटीज़ यहाँ पर फिर भी प्रतिबंधित होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जब मर्जी आकर के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी नहीं ले जा सकते। तो ऐसे मान के चलिए कि अगर एक ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है तो यहां पर वो सारी गतिविधियां अलाउड होंगी जिनको स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। जबकि रिजर्व फॉरेस्ट में क्या था कि वहां पर सारी गतिविधियां स्वतः प्रतिबंधित होंगी अगर उनको स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी गई है। तो यहां पर सारी गतिविधियां अलाउड हैं जब तक कि उनको स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो यहां पर छूट की जो सीमा है वो बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट एक लिख करके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को खत्म किया जाए। आप लिख लीजिए, संरक्षित वनों में उन सभी गतिविधियों की स्वतः अनुमति होती है। संरक्षित वनों में उन सभी गतिविधियों की स्वतः अनुमति होती है जिन्हें स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो, जिन्हें स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। ठीक है, क्या शहद इकट्ठा करने की छूट दी जाती है? सामान्यतः यह छूट होती है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिख लें। ये 4 पॉइंट है, मैं बोल देता हूं। इंग्लिश वाले बच्चे एकदम से अपने पेन और पेपर को लेकर के रेडी हो जाएं। कंजर्व फॉरेस्ट, पहला पॉइंट लिखिएगा, कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पहला पॉइंट, कंट्रोल्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उसके नीचे लिखिएगा, बट several activities are allowed, but several activities are allowed। अगला पॉइंट लिखिएगा,
For forest conservation, many activities are also banned. For forest conservation, many activities are also banned. इसके बाद यहां आ जाइए, मेन पर्पस. मेन पर्पस, पहला, टू मेंटेन द फॉरेस्ट कवर. मेन पर्पस, टू मेंटेन द फॉरेस्ट कवर. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग, अगला है प्रोटेक्टिंग ट्रीज एंड other forest resources. Protecting trees and other forest resources. ठीक है, अब इसके नीचे बस एक सेंटेंस लिख लीजिए, आगे चलते हैं. इट कैन बी समराइज्ड, it can be summarized that in protected forests, it can be summarized that in protected forests, all activities in protected forests, all activities are considered, all activities are considered as allowed. All activities are considered as allowed except those clearly prohibited. Except those clearly prohibited. Except those clearly prohibited. अब हम आ जाते हैं विलेज फॉरेस्ट पर. विलेज फॉरेस्ट, ग्राम 1. ऐसे वन जहां टिम्बर के अतिरिक्त लगभग सभी अन्य अधिकार स्थानीय समुदायों को प्राप्त हैं, जब तक कि उनसे वन को क्षति ना पहुंचे. इसीलिए मैंने लगभग लिखा है, ठीक है ना. लगभग लिखने का पर्पस ये है कि आपको वो अधिकार नहीं मिल जाते हैं जिससे कि वनों को क्षति पहुंचने लग जाए, लेकिन बाकी सारे अधिकार मिल जाते हैं. टिम्बर का मतलब है कि इमारती लकड़ी, बड़े पेड़ों को गिरा करके और इमारती लकड़ी को
निकालने का, इमारती लकड़ी को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यू डू नॉट हैव टिम्बर राइट्स। टिम्बर राइट किसी भी फॉरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के पास होता है। अब यहां पर क्या होता है कि कई बार स्थानीय समुदाय से जब रिक्वेस्ट आती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि फेलिंग की गुंजाइश है, फेलिंग की जा सकती है, कुछ पेड़ों की कटाई हो सकती है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर उसको अलाउ कर देता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फेलिंग करा करके, ठीक है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी फेलिंग करा करके गांव के लोगों की टिम्बर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों को यह परमिशन मिल जाती है कि वो फेलिंग कर लें। तो यहां पे इसके नीचे लिखें, ऐसे वन जहां टिम्बर के अतिरिक्त सभी अन्य अधिकार स्थानीय समुदायों को प्राप्त हैं। इसके नीचे लिख लें, जब तक कि उनसे वनों को कोई क्षति ना पहुंचे, जब तक कि वनों को उनसे कोई क्षति ना पहुंचे। जब तक कि वनों को उनसे कोई क्षति ना पहुंचे। ठीक है, अब इंग्लिश में इसको लिख लीजिए। सच फॉरेस्ट एरियाज, सच फॉरेस्ट एरियाज where the local communities have almost all rights, where local communities have almost all rights over the forest, over the forest. Over the forest, except right over timber, except right over timber. As long as the forest is not damaged, as long as forest is not damaged. As long as forest is not damaged. Understood? सो ये हो गया विलेज फॉरेस्ट कि जब तक कि फॉरेस्ट को कोई क्षति नहीं पहुंचती है तब तक इमारती लकड़ी, जिसके लिए बड़े पेड़ों को गिराने की जरूरत पड़ती है, तो इमारती लकड़ियों को छोड़ करके बाकी सारे अधिकार स्थानीय समुदायों को दे दिए जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस पर नियंत्रण फिर भी वन विभाग का बना रहता है। तभी तो यह तय होगा कि कैसे टिम्बर की, कैसे पेड़ों की कटाई को रोकी जा सके, या मान लो कि अब पूरा गांव अपनी मवेशियों को जंगलों में छोड़ देगा, तो फिर बहुत तेजी से जंगल का जो फ्लोर का जो वेजिटेशन है, मतलब कि जंगल के जो निचली सतह पर जो पौधे हैं, घास हैं, वो सब तुरंत खत्म हो जाएंगे और उससे पूरे फॉरेस्ट के हेल्थ पर फर्क पड़ेगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फिर भी इन पर नियंत्रण रहता है, लेकिन संसाधनों पर अधिकार ग्रामीण समुदाय को दे दिया जाता है। तो ये जरूर लिख लीजिएगा कि अंतिम नियंत्रण वन विभाग का ही फाइनल कंट्रोल still with the forest department.
डन। तो ये तीनों फॉरेस्ट हो गए हमारे। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। आई होप कि लिख लिया था आप लोगों ने। सैक्रेड ग्रोव्स। पवित्र वन या उपवन कह लीजिए आप इसको। हमारे देश में एक अंदाजा है, ठीक है, पवित्र वन और उपवन की अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक अंदाजा है कि लगभग ऐसे 1 लाख फॉरेस्ट के छोटे छोटे एरियाज हैं जिसको हम वन खंड कह सकते हैं। तो लगभग 1 लाख ऐसे वन खंड हैं जिससे स्थानीय लोगों की आस्थाएं या सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, और उन आस्थाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण वहां पर स्थानीय समुदायों का काफी जुड़ाव है, और इस जुड़ाव के कारण काफी लंबे समय से उस वन का संरक्षण होता आया है। कई ऐसे वन होते हैं जिसके अंदर स्थानीय समुदाय के लोग जाते भी नहीं हैं, इसलिए कि वहां पे देवता रहते हैं। तो वहां जाना नहीं है, दूर से ही, वन के बाहर से ही आपको वो देखना है, और आप फिर उस वन को ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना कोई और सोचता भी है कि उस वन को डैमेज करें, क्योंकि क्लियरली आप ऐसा करके स्थानीय समुदाय के साथ आप अपनी भिड़ंत कर लेंगे। सो इसलिए इस तरह के वनों का संरक्षण के हिसाब से काफी महत्व है। लेकिन अभी तक, मतलब 2002 तक इसको कोई आधिकारिक मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन 2002 में 2 ऐसे डेवलपमेंट हुए कि इस तरह के वनों को कुछ हद तक कानूनी प्रोटेक्शन मिल गया। तो सबसे पहले हम इन पवित्र वनों को या पवित्र उपवनों को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम कहेंगे कि ऐसे वनखंड जिनसे स्थानीय समुदायों की आस्थाएं, धार्मिक आस्थाएं या सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जिस कारण से परंपरागत रूप से इनसे समुदायों का जुड़ाव रहा है, और इस कारण से इनका परंपरागत तरीके से संरक्षण भी होता आया है, उसको हम पवित्र उपवन कहते हैं या पवित्र वन कहते हैं। भारत में माना जाता है कि लगभग 1 लाख ऐसे वन हैं। देयर आर 100,000 सच फॉरेस्ट। द पॉइंट इज कि उनमें से अभी तक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लगभग 13,500 की लिस्ट आई है, जिनको कि गवर्नमेंट बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत एक कंजर्व्ड एरिया के रूप में मान्यता दे देती है कि यहां पर कोई छेड़छाड़ वन विभाग भी नहीं करेगा, इन फॉरेस्ट को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। इंडिया के अलग अलग देशों में हम एक विविध देश हैं, भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, धार्मिक विविधता है, इसलिए इंडिया के अलग अलग स्टेट में, स्टेट के अलग अलग हिस्सों में ऐसे वनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आंध्र प्रदेश में उसी नाम से जाना जाए जिस नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जा रहा है और जिस नाम से झारखंड में जाना जा रहा है, लेकिन हर स्टेट में ऐसे पवित्र वन हैं। इनका कंजर्वेशन के नजरिए से ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। लोग खुद ही इसके संरक्षण को आज तक बनाए हुए हैं। लोग ना तो किसी निजी पार्टी के द्वारा, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, और ये वन अपने बहुत प्राचीन स्वरूप में आज भी बने हुए हैं। इसका एक दूसरा आयाम भी है। कई ऐसे समुदाय हैं जो किसी खास पेड़ को लेकर के अपनी मान्यताएं रखते हैं, और इन मान्यताओं के कारण इन पेड़ों का वृक्षारोपण भी वो समय समय पर करते रहते हैं। और वृक्षारोपण करने के बाद चूंकि इन पेड़ों की पूजा की जा रही है, इन पेड़ों से लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, तो होता यह है कि ये नए नए वन भी क्रिएट होते रहते हैं इन पवित्र वनों के कॉन्सेप्ट के कारण। तो यहां पर अब आप पहले हिंदी में लिखेंगे, फिर इंग्लिश में लिखेंगे। हिंदी में लिखिए, ऐसे वन खंड, ऐसे वन खंड
जिनसे स्थानीय समुदायों की धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताएं, जिनसे स्थानीय समुदायों की धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताएं परंपरागत रूप से जुड़ी हुई हैं, परंपरागत रूप से जुड़ी हुई हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। इन मान्यताओं के कारण ऐसे वनों की पूजा की जाती है। अगला लिखिएगा। सामुदायिक प्रयासों से इनका संरक्षण भी होता है। सामुदायिक प्रयासों से इनका संरक्षण भी होता है। इन वनों में अक्सर आज भी, इन वनों में अक्सर आज भी इनका प्राचीन स्वरूप दिखता है। अक्सर आज भी इनका प्राचीन स्वरूप दिखता है। भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2002, भारत के जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत के अंतर्गत 13,000 से अधिक ऐसे पवित्र वनों को, 13,000 से अधिक ऐसे पवित्र वनों को मान्यता दी गई है, मान्यता दी गई है। और इनका संरक्षण स्थानीय समुदायों पर छोड़ा गया है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदायों पर छोड़ा गया है। डन। बस इतना ही लिखना था। इंग्लिश वाले बच्चे तेजी से अब लिखें और फिर क्लास हमारी अगले 2 मिनट में समाप्त हो जाएगी। Such parts of forests, such parts of forests with which traditional cultural or religious beliefs, with which traditional cultural or religious beliefs of the local communities are associated, of the local communities are associated. Agla point. Due to this, these forests have traditionally been conserved. Due to this, these forests have traditionally been conserved by the members of the community. By the members of the community. The forests mostly retain their original characteristic. These forests mostly retain their original characteristics. Last point लिखिएगा। The Biological Diversity Act of 2002, the Biological Diversity Act of 2002 recognizes more than 13,000. The Biological Diversity Act 2002 recognizes more than 13,000 such sacred forests in India. Which are conserved by the community, which are conserved
by the community. डन। तो ये हो गया हमारा सैक्रेड ग्रूव्स, और इसके साथ तमाम तरीके के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आज फिनिश हुए। अब कल मुलाकात होगी और कल की क्लास में हम लोग वेटलैंड्स करेंगे। गुड बाय।